मुझे एक जानलेवा बीमारी का पता चले अभी 3 मिनट भी नहीं हुए हैं और मेरी 3 बेहद अमीर बहनों ने मदद के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालने के लिए वोट दिया। लेकिन जब वे मुझे मेरी सगी बहन के साथ फिर से मिलते हुए देखती हैं, तो उनमें से हर एक को पछतावा होता है। वे रोते हुए मुझसे वापस आने की भीख मांगती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वहाँ खड़े होकर डॉक्टर का फैसला सुनते हुए कि आपकी स्थिति के साथ आप शायद 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। कानों में बस एक सन्नाटा सा गूंज रहा है। मेरे पैर शीशे की तरह भारी महसूस हो रहे हैं। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकलता हूँ, मेरी जेब में फोन बजता है और मैं सहज रूप से उसे निकालता हूँ। स्क्रीन पर विवियन का नाम देखकर मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे आज मेरा चेकअप याद होगा। वो हमेशा बिना किसी कारण के मुझ पर चिल्लाती रही है, लेकिन अभी उसका ये छोटा सा इशारा भी मेरे लिए बहुत बड़ा सुकून है। विव, डॉक्टर ने कहा, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं मिलता। विवियन मुझे बीच में ही काट देती है। उसकी बेचैनी तीखी और तत्काल है। डॉक्टर ने क्या कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताने के लिए फोन कर रही हूँ। तुम्हारी असली माँ मिल गई है, इसलिए हमें फिर कभी अपनी बहन मत कहना और दोबारा कभी मूर एस्टेट में कदम मत रखना। तुम कभी हमारे असली भाई नहीं थे। विवियन अपनी एक भी बात छिपाने की कोशिश नहीं करती। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है, जिसमें साफ तौर पर नफरत भरी है, और एक ही झटके में उसने उस सवाल का जवाब दे दिया जिसने मुझे सालों तक परेशान किया था। विवियन रिवरडेल की सबसे अमीर बिजनेस टाइकून है, जो बेहद क्रूर और अजेय है। मेलोडी एक ए-लिस्ट स्टार है, पॉप की रानी। मैंने सालों तक उनकी मंजूरी पाने के लिए बहुत सावधानी से कदम रखे, और इस दौरान मैं सिर्फ एक गोद लिया हुआ बच्चा था। अब जब उनका असली भाई मिल गया है, तो वे 1 सेकंड के लिए भी नाटक नहीं करना चाहती। इसलिए उन्होंने तुरंत ये कॉल किया और बिना सोचे समझे मुझे सड़क पर फेंक दिया। विवियन को उम्मीद है कि सच सामने आने के बाद मैं सदमे से टूट जाऊंगा, शायद चिल्लाऊंगा और आपा खो दूंगा। फिर वो और भी ठंडे लहजे में आखिरी वार कर सकती है, मुझे हकीकत का सामना करने और ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है कि हम पूरी तरह से अलग दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल शांत और खामोश। मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ, जो विवियन को हैरान कर देता है, लेकिन केवल एक पल के लिए। आखिर इससे उसे मुआवजे के भुगतान की परेशानी से छुटकारा मिल गया। विवियन अपने विचारों को वापस समेटती है और अपना ध्यान अपने असली भाई के स्वागत पर केंद्रित करती है। जहाँ तक मेरी बात है, एक प्लेस होल्डर की तरह कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, इसकी किसी को परवाह नहीं है। उस बेरहम कॉल के खत्म होने के बाद बटलर हेस दरवाजा खटखटाते हैं और कमरे में कदम रखते हैं। वो विवियन को आगामी दावत के लिए तैयार किए गए कपड़े सौंपते हैं। हर एक टुकड़ा देश के बेहतरीन दर्जी द्वारा बनाया गया है। अकेले मैचिंग ज्वेलरी ही करोड़ों की है। विवियन के मन में जो भी थोड़ा बहुत पछतावा बचा था, वो उसी पल गायब हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो कभी उच्च समाज को छू भी नहीं सकता था। सालों तक इस तरह की विलासिता देना ही बहुत था। मूर परिवार का एथन पर कुछ बकाया नहीं है। हेस, मुझे एक कटोरी नूडल्स चाहिए, हमेशा की तरह। बटलर हेस बस एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, फिर बिना एक शब्द कहे सिर हिलाकर चले जाते हैं। 15 मिनट बाद वो उनके सामने कटोरा रख देते हैं। विवियन एक निवाला लेती है और भौहें सिकोड़ लेती है। हेस, क्या आपने आज रसोई की सामग्री की जांच की थी? बटलर हेस उसकी आवाज में नाराजगी भांप लेते हैं। उन्होंने मान लिया था कि ये नूडल्स का एक साधारण कटोरा है, जिसे कोई भी रसोइया संभाल सकता है, लेकिन जाहिर है वो गलत थे। विवियन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बटलर हेस थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, सामग्री ठीक है, मैंने खुद उनकी जांच की थी, सब कुछ सही था। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि एथन आपके लिए इसे बनाया करता था। अब स्वाद थोड़ा अलग है। मैं शेफ से इसे तुरंत ठीक करवा दूंगा। विवियन उसे तुरंत रोक देती है। आपका इससे क्या मतलब है? मैं 1 साल से ज्यादा समय से हर सुबह नूडल्स खा रही हूँ। मुझे मत बताओ कि वे सब एथन ने बनाए थे। बटलर हेस सिर हिलाते हैं। विवियन सन्न रह जाती है। फिर उसकी आवाज में फटकार का हल्का स्वर आता है। चाहे आप एथन के बारे में कुछ भी सोचें, वो अभी भी इस घर का सदस्य था। आप उसे ऐसा कुछ कैसे करने दे सकते थे? बटलर हेस जल्दी से समझाते हैं, आपका वो समय था जब आपका पेट खराब रहता था और आप कुछ भी नहीं खा पाती थी। जब एथन को पता चला तो उसने कई दिनों तक खुद रसोई में प्रयोग किए, जब तक कि नूडल्स बिल्कुल सही नहीं बन गए। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं उन्हें आपके पास ले आऊं। विवियन उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाती है। ये सचमुच पहली बार है जब उसने इसके बारे में सुना है। वो अपने अंदर कुछ महसूस करती है, लेकिन वो भावना लगभग तुरंत ही गायब हो जाती है। उसकी जगह ये एहसास ले लेता है कि आखिर ये स्वाभाविक ही था। मूर एस्टेट ने एथन को जो कुछ भी दिया है, वो एक कटोरी नूडल्स की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसी बीच मैं अपनी असली माँ के घर की ओर चल पड़ता हूँ। वहाँ जाने वाली पूरी सड़क पर बिजली के खंभों और पेड़ों पर मेरी तस्वीर वाले लापता व्यक्ति के पोस्टर चिपके हुए हैं। ये तुम्हारा कमरा है। हेलन की आवाज थोड़ी कांपती है। कमरा छोटा है लेकिन बहुत साफ सुथरा है। मेज पर छपे हुए ऑर्किड के फूलों वाला सफेद कपड़ा बिछा हुआ है। ये पूरे घर का सबसे उज्जवल कमरा है, जिसे बस मेरे लिए खाली और इंतजार में रखा गया था। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्होंने कभी मुझे ढूंढना नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा यहाँ मेरे लिए एक जगह बचा कर रखी थी, और सालों में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिरकार मेरे पास एक घर है। दोपहर में मैं सन्नी के साथ बैठता हूँ, जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है, और हेलन के साथ घर का बना खाना खाता हूँ, जिसे मैं इतने लंबे समय से याद कर रहा था। हेलन बस मुझे देखती रहती हैं, बहुत बहुत लंबे समय तक। उन्हें अभी भी मेरे गायब होने के बाद के वे शुरुआती दिन याद हैं, जब उनके लिए दिन और रात का कोई मतलब नहीं रह गया था। उन्होंने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली थी। शहर के हर कोने में हजारों लापता पोस्टर लगाए थे, लेकिन फोन कभी नहीं बजा। कभी कभी सड़क पर दुकानों के सामने से गुजरते हुए वो शीशे में अपना प्रतिबिंब देखती और उन्हें लगता कि उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार तुम वापस आ
आ गए। उस समय सन्नी अपनी माँ के चेहरे पर वो दुर्लभ मुस्कान देखती है और एक सेकंड के लिए ठिठक जाती है, फिर वो भी खिलखिलाकर मुस्कुरा देती है। किचन सीन। दोपहर के भोजन के बाद सन्नी बिना कहे बर्तन साफ करती है और सिंक के पास एक छोटे पेशेवर की तरह अपनी आस्तीनें चढ़ा लेती है। मैं उसकी मदद करने के लिए कूद पड़ता हूँ। धन्यवाद। वो खाने के दौरान ये कहने में बहुत शर्मा रही थी, लेकिन अब सन्नी आखिरकार कह देती है, धन्यवाद बड़े भैया। वे दो शब्द मुझ पर मूर एस्टेट की यादों की तरह छा जाते हैं। जब मैं उनके साथ एक ही सोफे पर बैठता था तब भी हम दो बिल्कुल अलग दुनिया में होते थे। इस पल में मैं खुद से एक खामोश वादा करता हूँ कि मेरे पास जो भी समय बचा है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं हेलन या सन्नी को एक दिन भी और कष्ट नहीं होने दूंगा। उस रात सोने से पहले मुझे हेलन का एक वॉइस मैसेज मिलता है, क्या तुम्हें यहाँ के खाने की आदत हो रही है? मैं कल कुछ पोर्क रिब्स लाऊंगी और एक अच्छा खाना बनाऊंगी। मैं मुस्कुराता हूँ और वापस एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा माँ। वो एक शब्द माँ हेलन को स्तब्ध कर देता है और फिर उनके आंसू निकल आते हैं। वो मन ही मन डरी हुई थी कि कहीं मैं इतने गरीब घर को हिकारत से न देखूं, लेकिन वो डर अब पूरी तरह खत्म हो गया है। हमारे सामने बहुत सारे अच्छे दिन हैं। मूर एस्टेट मॉर्निंग। अगली सुबह विवियन अपने सामान्य समय पर उठती है। जैसे ही वो हिलती है पूरे एस्टेट का स्टाफ हरकत में आ जाता है। हर कोई जानता है कि उन्हें कब और कहाँ होना है, इसलिए 5 मिनट के भीतर उसका मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही दरवाजे पर होता है। पूरे सत्र के दौरान वो जेवियर के बारे में सोचती है, उसका असली भाई जो जल्द ही घर आने वाला है। उसे जेवियर के आने से पहले एथन की हर आखिरी चीज को हटा देना है ताकि जेवियर को इनमें से कुछ भी न देखना पड़े। लेकिन तभी एक सवाल उभरता है, एथन का कमरा आखिर कहाँ था? 10 मिनट बाद विवियन मुख्य इमारत के बाहर बटलर हेस के पीछे चलती है। झील आसपास के दृश्यों को दर्पण की तरह दर्शाती है। नरम हरी घास दूर तक फैली हुई है। ऊंचे चिनार के पेड़ रास्ते के किनारे खड़े हैं और पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की महक हवा में भरी है। इस सब का रख रखाव रोजाना 3 लैंडस्केप कलाकारों द्वारा किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को 7 अंकों का वार्षिक वेतन मिलता है। विवियन मन ही मन सोचती है कि उसकी किस्मत के बिना 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी किसी को ऐसी जगह नहीं मिल सकती। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं विवियन को अचानक कुछ अजीब लगता है। हेस, क्या मैंने आपको मुझे एथन के कमरे में ले जाने के लिए नहीं कहा था? बटलर हेस सिर हिलाते हैं और अपना सफेद दस्ताने वाला दाहिना हाथ उठाते हैं, आगे की ओर इशारा करते हुए। यहीं पर युवा मास्टर एथन रहा करते थे। विवियन घूरती रह जाती है, क्या ये स्टाफ क्वार्टर नहीं है? फिर उसे याद आता है उसने ही इसका इंतजाम किया था। सालों पहले उसने फैसला किया था कि चूंकि एथन असली मूर नहीं था, इसलिए उसे इस तरह की विलासिता के बीच बड़ा होने देना उसे एक बिगड़ा हुआ इंसान बना देगा। बटलर हेस ये सुनते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रहे हों। इन सालों में यहाँ तक कि वो भी एक बाहरी व्यक्ति होकर इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। एथन के प्रति विवियन की नफरत हड्डियों तक गहरी थी। कितनी ही बार एथन बड़े उत्साह के साथ उसके पास आया था, स्कूल की कोई मजेदार कहानी या अच्छे ग्रेड साझा करना चाहता था। इससे पहले कि वो बोल पाता, वो बिना सोचे समझे उसे बीच में ही काट देती थी। यहाँ तक कि जब बटलर हेस ने विवियन को एथन के बारे में अपडेट करने की कोशिश की तो वो भी गुस्से का शिकार हो जाते। उन्हें चुप रहने का आदेश दिया जाता क्योंकि विवियन चिल्लाती थी कि वो एथन के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बटलर हेस समझ गए थे कि इस तरह के माहौल में पलते हुए और जिस तरह का वो शांत और परिपक्व बच्चा था, एथन ने विवियन को परेशान करने के जोखिम के बजाय हर शिकायत को खामोशी से निगलना चुना। बटलर हेस के चेहरे के भाव विवियन को सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन उसके जैसा व्यक्ति कभी कुछ स्वीकार नहीं करेगा। अब इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, वह चला गया है। वह खुद को पूरी दृढ़ता से बताती है कि स्टाफ क्वार्टर भले ही मुख्य इमारत न हो, लेकिन वे अभी भी किसी भी औसत मध्यम वर्गीय परिवार के घर से कहीं बेहतर है। फिर विवियन बटलर हेस के पीछे उस कमरे की ओर जाती है जहाँ मैं रहा करता था। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरती है वो जम जाती है। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जिस लड़के ने मूर नाम धारण किया था वो एक तहखाने बेसमेंट में रह रहा था। वो बटलर हेस पर बरसने ही वाली होती है तभी यादें वापस आती हैं। हेस ने मूल रूप से एथन के लिए मुख्य इमारत में एक अतिथि कक्ष तैयार किया था। वो विवियन ही थी जिसने मना कर दिया था और उसे उत्तर विंग नॉर्थ विंग में जाने का आदेश दिया था। लेकिन उत्तर विंग पूरी तरह से स्टाफ क्वार्टर था जिसमें कोई अतिरिक्त कमरा उपलब्ध नहीं था, इसलिए एथन को बस यहाँ रखा गया था। गिल्ड कमरा छोटा नहीं है, फर्नीचर पर्याप्त है, लेकिन जैसे ही विवियन अंदर कदम रखती है उसे एक सिहरन महसूस होती है, एक नम ठंडक जो उसके भीतर तक समा जाती है। पहली बार उसे वास्तविक अपराध बोध का एहसास होता है। जिस लड़के के साथ वो सालों तक रही थी उसका नाम मात्र का भाई एक साधारण स्टाफ सदस्य से भी बदतर स्थिति में रह रहा था। जैसे ही वो कमरे की चीजों को बेतरतीब ढंग से देखती है विवियन को दराज में कुछ सामान मिलता है। एक टूटी हुई रिमोट कंट्रोल कार, पुराने घिसे हुए ब्लॉक और एक घड़ी जिसकी सुइयां बहुत पहले रुक गई थी। पहले तो वो उपहास करती है, अंत तक एक बाहरी व्यक्ति इस बेकार कबाड़ को फेंक भी नहीं सका। लेकिन जैसे ही वो गहराई से देखती है उसकी नफरत धीरे धीरे एक भारी सन्नाटे में बदलने लगती है। लेकिन जब वो घड़ी को दोबारा देखती है तो वो सुन रह जाती है। अगर उसकी याददाश्त सही है तो ये वही घड़ी है जिसे उसने सालों पहले एथन को यूं ही फेंक कर दे दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने समय बाद भी जब इसकी सुइयां चलना बंद हो गई थी उसने इसे किसी कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा होगा। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि उस दराज की अन्य चीजें भी शायद वही थी जो उसकी बहनों ने सालों के दौरान उसे लापरवाही से थमा दी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बिना सोचे समझे दी गई चीजें उसके लिए इतना मायने रख सकती हैं। विवियन ने उन सबको बाहर फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ शायद अपराध बोध की एक लहर उसे रोक देती है। वो उन चीजों को एथन को वापस करने का फैसला करती। पुराने सामान को एक स्टोरेज बॉक्स में पैक करने के बाद उसे दराज के पीछे दबे हुए कागजों का एक ढेर मिलता है। वो उन्हें बाहर निकालती है। वे वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एड के आवेदन पत्र हैं। उसकी भौहें तन जाती हैं। वो सचमुच उलझन में है। क्या मैंने आपसे उसे मासिक भत्ता मंथली अलाउंस भेजने के लिए नहीं कहा था? वो इतना कंगाल क्यों था कि उसे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना पड़ा? उसका इससे कोई गहरा मतलब नहीं है। उसे बस ये शर्मनाक लगता है कि मूर परिवार की छत के नीचे रहने वाला कोई व्यक्ति जेब खर्च के लिए स्कूल में भीख मांग रहा था। इससे ऐसा लगेगा कि मूर परिवार उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, वो उसे सादगी में पालने के अपने ही फैसले के बारे में सोचती है। उसने जो भत्ता उसे दिया था वो किसी अमीर घर द्वारा दी जाने वाली राशि के करीब भी नहीं था। यह मुश्किल से उतना था जितना एक साधारण परिवार देता, 2000 प्रति माह। लेकिन फिर भी सिर्फ 2000 पर भी उसे इतना गरीब नहीं होना चाहिए था कि उसे वित्तीय सहायता की जरूरत पड़े। बटलर हेस अपना सिर झुकाते हैं और समझाते हैं 2000 हर महीने समय पर पहुंचाए जाते थे, हर एक महीने। लेकिन एक बार एथन ने मुझसे चुपके से एक रकम उधार ली थी। उसने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, उसे आपके जन्मदिन के उपहार के लिए इसकी आवश्यकता है। मुझे उसके लिए दुख हुआ, इसलिए मैंने उससे कहा कि इसे वापस करने की चिंता न करे। लेकिन उसने मुझे एक एक पैसा वापस कर दिया। उसने किसी तरह इसे इकट्ठा किया और कुछ समय बाद ही लौटा दिया। शायद इसीलिए वे शब्द विवियन को एक अचानक लहर की तरह लगे। इन सभी सालों में हर एक जन्मदिन पर एथन ने उसके लिए उपहार के बारे में सोचा था, लेकिन क्योंकि वे उपहार ऐसे दिखते थे जैसे वे किसी सड़क किनारे के स्टॉल से आए हों, वो उन्हें अगले ही दिन कूड़ेदान में फेंक देती थी। और फिर भी अपनी ऊंचाई से नीचे देखते हुए वो भूल गई थी कि एथन कभी असली मूर नहीं था। वे सस्ती बेकार दिखने वाली चीजें उसके लिए वो सब कुछ थी जो वो सबसे अच्छा दे सकता था। जैसा कि होता है, उस सुबह मेरा सामना विवियन से होता है। जब वो मुझे देखती है तो वो एक पल के लिए रुकती है। रुको, मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं ऐसे आगे बढ़ जाता हूँ जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो, एक कदम के लिए भी धीमा हुए बिना। विवियन अपनी दुनिया में पूरी तरह से हिल गई है। एथन ने हमेशा वही किया था जो उसने कहा था, बिना किसी सवाल के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो अचानक इतना ठंडा क्यों है? विवियन अपनी भौहें सिकोड़ती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती। वो अपने सहायक से पुराना स्टोरेज बॉक्स लेती है। एथन, ये तुम्हारे पुराने कमरे की चीजें हैं। कार में और भी सामान है, कम जरूरी चीजें। मैं रास्ते में किसी से कहकर ये सब तुम्हारे यहाँ छोड़वा दूँ। पर मैं आखिरकार रुकता हूँ। मैं उससे बॉक्स लेता हूँ, उसे खोलता हूँ और अंदर एक नजर डालता हूँ। धन्यवाद स्मूर। इससे पहले कि विवियन उन शब्दों से उबर पाती, वो कुछ ऐसा देखती है जो उसे अवाक कर देता है। मैं पूरे बॉक्स को सीधे कचरे के डिब्बे में डाल देता हूँ। जब तक वो खुद को संभालती है, वो लड़का जो कभी उसका भाई था जा चुका होता है। सहायक सीन ये सब देखता है और आक्रोश में बोलता है, और आप उसकी चीजें व्यक्तिगत रूप से वापस करने के लिए इतनी दूर आई। आपको वो सारा कबाड़ खुद ही फेंक देना चाहिए था। मूर परिवार ने उसे सालों तक पाला, उसे देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक में पढ़ाया और कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया, और वो कृतज्ञता का एक अंश भी नहीं दिखाता। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की? वो एक एहसान फरामोश के अलावा और कुछ नहीं। विवियन इनमें से कुछ भी नहीं सुन रही है। जिस क्षण उसने मुझे सुश्री मूर कहते सुना, उसे किसी चीज ने बताया कि उसने वो खो दिया है जिसे वो कभी वापस नहीं पा सकती। लेकिन नुकसान की वो अस्पष्ट नामहीन भावना गुस्से के एक उफान में निगल ली जाती है। अब वो एकमात्र कारण को दबाकर नहीं रख सकती कि वो यहाँ आने के लिए खुद को नीचा दिखाने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि उसे गहराई से विश्वास था कि मैं अभी भी उसे परिवार मानता हूँ, और इसीलिए मैंने उन चीजों को संजोया था जिन्हें उसने बिना सोचे समझे फेंक दिया था। लेकिन जो उसने अभी देखा है, उसके बाद विवियन खुद से कहती है कि वो अब देख पा रही है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। ये उसे विश्वास दिलाता है कि उसने और उसकी बहनों ने मुझे बाहर निकालने का जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। विवियन आसानी से जो भूल जाती है वो ये है कि कितनी बार सार्वजनिक रूप से जब मैंने उसे नाम से पुकारा था, उसने मुझे बिल्कुल न जानने का नाटक किया था। कितनी बार उसने मुझे नीचा दिखाया था और मुझे कुछ खास सेटिंग्स में उसे अलग तरह से संबोधित करने का आदेश दिया था। मुझे चेतावनी दी थी कि सार्वजनिक रूप से परिवार कहा जाना उसके लिए शर्मिंदगी की बात है। अब जब मैंने वही किया है जो वो हमेशा चाहती थी, तो वो खुद को इसके बारे में पूरी तरह से दुखी पाती है। विवियन के चेहरे पर गुस्सा देखकर सहायक सीन आग में घी डालना जारी रखता है, क्योंकि उसमें अब कोई शर्म नहीं बची है। अगर वो एहसान फरामोश कभी रेंगते हुए वापस आता है तो हम उसे बिना दोबारा देखे वापस भेज देंगे। लोग इस ऊंचाई तक पहुंचने के मौके के लिए जान दे सकते हैं और वो इसे बस फेंक देता है। वो अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए पछताएगा। ये सब सुनकर विवियन को अपने गुस्से की धार कम होती महसूस होती है। तुम सही कह रहे हो, वो इसके लिए पछताएगा, बिल्कुल। फिर विवियन उस बैग की ओर मुड़ती है जो उसके सहायक ने पकड़ रखा है। उसे याद आता है कि इसमें मेरी और भी पुरानी चीजें हैं, और वो उनमें से हर एक को निकालकर फेंकने की योजना बनाती है। जल्द ही वो पुराने दस्तावेजों का एक ढेर निकालती है, इस चिंता में कि कहीं उसके अपने कागजात न मिल गए हों। वो लापरवाही से उन्हें पलटती है। अंदर मेरे विश्वविद्यालय के वर्षों के वित्तीय सहायता आवेदन और मेरे पूरे जीवन के रिपोर्ट कार्ड हैं। जब विवियन रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उसकी आंखें लगभग अनैच्छिक रूप से सिकुड़ जाती हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एथन का शैक्षणिक रिकॉर्ड इतना मजबूत था। लगभग हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष पर और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 680 का स्कोर। विवियन सचमुच हैरान है। उसने कभी उसके ग्रेड पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया था। इस क्षण तक उसने माना था कि एक शीर्ष विश्वविद्यालय में उसका स्थान मूर परिवार के वार्षिक दान द्वारा खरीदा गया था। लेकिन इसे देखकर लगता है कि उसने इसे अपने दम पर हासिल किया था। विवियन बैग में खोजना जारी रखती है और कई मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट निकालती है। वो लगभग हंस पड़ती है, यह सोचकर कि एथन अपनी उम्र में इतनी बार जांच करवाकर मरने से डरता होगा। और कल ही उस कॉल पर उसने उसे एक डॉक्टर का जिक्र करते सुना था। उत्सुक होकर वो ये देखने के लिए रिपोर्टों में से एक खोलती है कि वास्तव में उसकी किस चीज के लिए जांच की जा रही थी। ये तब का चेकअप रिकॉर्ड है जब वो 16 साल का था। जब वो वहाँ जो लिखा है उसे पढ़ती है तो विवियन पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। उपस्थित चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से लिखा है, रोगी पिछले 2 हफ्तों से बार बार दिल की धड़कन तेज
तेज होने और हल्के बुखार की शिकायत कर रहा है। साथ ही सूखी उल्टी ड्राई हीविंग भी हो रही है। प्रारंभिक मूल्यांकन कुपोषण प्रेरित यकृत क्षति मालन्यूट्रिशन इंड्यूस्ड लिवर डैमेज की ओर इशारा करता है। अंतिम निदान हेपेटाइटिस मालन्यूट्रिशन कॉन्फ्रंटेशन। विवियन पन्ने को घूरती है, दंग रह गई। यह कैसे संभव है? मूर एस्टेट में हर भोजन एक प्रमाणित पोषण विशेषज्ञ द्वारा डिजाइन किया जाता है। वहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति कुपोषित कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है उसने कभी भी एथन को उनके साथ एक ही मेज पर खाने की अनुमति नहीं दी थी। विवियन उलझन से भरी हुई बटलर हैस को फोन करती है, चिंता से नहीं, अपराध बोध से नहीं। वो बस ये जानना चाहती है कि क्या स्टाफ ने उस समय अपना काम किया था।